टर्की एक ऐसी कंट्री है जो 2030 तक एक सुपर पावर बनने की तैयारी कर रहा है। नेटो का सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री और एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो यूरोप और एशिया के दरमियान है। टर्की का राइज रीजनल प्लेयर से ग्लोबल फोर्स तक होने वाला है। लेकिन आखिर क्या है जो इस राइज को ड्राइव कर रहा है? एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि टर्की का एंशिएंट ट्रेड रूट के बीच होने का फायदा अब ज्यादा होगा। साथ ही टर्की का मिलिट्री पावर और एक यूनिक मिक्स ऑफ अलायंसेस जो दुनिया के किसी भी कंट्री के पास नहीं है, ये सब मिलके इस कंट्री को अग्रेसिव मूव्स लेने का मौका देते हैं। क्या नई ऑटोमन एम्पायर वापस आ सकती है? अगर हिस्ट्री हमें कुछ बताती है तो टर्की बहुत जल्द जियोपॉलिटिकल पिरामिड के टॉप पे बैठा नजर आएगा। बात करें लीडरशिप की तो 85 मिलियन लोगों के इस मुल्क में अक्सर टर्किश लीडर ही हेडलाइंस में छाया रहता है। और जब बात प्रेसिडेंट रेसेप ताइयिप एर्दोआन की हो तो उनका रोल तो पूरा गेम चेंजर है। एर्दोआन ने एक नैरेटिव बिल्ड किया जो हर टर्क को रेजोनेट करता है। टर्की को वापस अपने इंपीरियल पास्ट की ग्लोरी पर ले जाना। और ये स्लोगन उनका ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से पहले का था। एर्दोआन की ये विजन उन लोगों को पसंद आई जिन्होंने अपने दादा दादी से ऑटोमन एम्पायर के वक्त की कहानियां सुनी हैं। जब 2000 में उन्होंने पावर ली तो टर्की की जीडीपी 3 गुना बढ़ गई सिर्फ 2018 तक। लोगों का ट्रस्ट मिला और उन्होंने काफी कंट्रोवर्शियल स्टेप्स लिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करना और अपने पावर्स को एक्सटेंड करना। एर्दोआन का टर्न वेस्ट से ईस्ट की तरफ और इस्लामिक आइडेंटिटी पर फोकस भी टर्की के जियोपॉलिटिक्स को रीशेप कर रहा है। अब हिस्ट्री की तरफ देखें तो एनाटोलिया, जो आज का टर्की है, वो हमेशा एक ब्रिज रहा है ईस्ट और वेस्ट के बीच। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने सिल्क रोड बनाई, फिर रोमन्स और बाइजेंटीन एम्पायर ने इसे और डेवलप किया। कॉन्स्टेंटिनोपल के गिरने के बाद ऑटोमन एम्पायर आया जो लगभग 600 साल चला। फिर 18th सेंचुरी में मुस्तफा केमाल अतातुर्क ने मॉडर्न टर्की की बुनियाद रखी, जो एक तरह से टर्की के जॉर्ज वॉशिंगटन थे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। टर्की की इकोनॉमी के कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद ये नए अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार है। डेट टू जीडीपी रेशियो टर्की का सिर्फ 29% है, जो दुनिया के कई बड़े इकोनॉमीज से काफी कम है। लीरा की डीवैल्यूएशन ने टर्की को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का चांस दिया है। ऑटोमोटिव, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर्स में ग्रोथ हो रही है, जो टर्की को चाइना के ऑल्टरनेटिव बनाता है। टूरिज्म भी एक बड़ा फैक्टर है। 2019 में टर्की ने 51 मिलियन विजिटर्स अट्रैक्ट किए, जो मेक्सिको और जर्मनी जैसे बड़े टूरिस्ट हब से ज्यादा है। सकारिया गैस फील्ड जैसे प्रोजेक्ट से टर्की एनर्जी सिक्योरिटी में भी अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर रहा है। अब बात करें मिलिट्री की तो टर्की के पास नेटो का सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री है और उनका ब्लू होमलैंड डॉक्ट्रिन उनके मैरिटाइम एम्बिशंस को डिफाइन करता है। ये डॉक्ट्रिन उनकी फॉरेन पॉलिसी का सेंटर बन गया है, जिसमें ग्रीस और साइप्रस के साथ मैरिटाइम डिस्प्यूट्स प्रोमिनेंट हैं। साथ ही टर्की अपनी मिलिट्री प्रेजेंस अफ्रीका और मिडिल ईस्ट तक एक्सपैंड कर रहा है। और ड्रोन्स की बात करें तो टर्किश ड्रोन्स ने नगोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट और यूक्रेन वॉर में अपने आप को प्रूव किया। $4 बिलियन के ड्रोन एक्सपोर्ट्स के साथ टर्की अब ग्लोबल आर्म्स मार्केट का एक बड़ा प्लेयर बन गया है। एर्दोआन की पॉलिसीज और टर्की की स्ट्रेटेजिक लोकेशन दोनों मिलके एक बात क्लियर करते हैं। 2030s में टर्की एक मेजर पावर बनने के लिए रेडी है। ऑटोमन एम्पायर जैसे हाइट्स शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक कंपेलिंग नैरेटिव टर्किश लीडर्स अपने लोगों को दे रहे हैं। एज ग्लोबलाइजेशन अनवाइंड्स और यूएस अपने ग्लोबल प्रेजेंस को कम करता है, टर्की जैसे रीजनल पावर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। यह एक राइजिंग पावर है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप भी टर्की के राइज को क्लोजली देखिए